नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। रिपोर्टर लाइव में वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला ने अपनी 2.5 साल की बेटी को छत से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी। लेकिन क्यों, बता रहे हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी। थाना सीबीगंज क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी मां ने अपनी 2.5 साल की बच्ची को 2 मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल से आपको बता दें, सीबीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला को लगा कि उसकी बेटी उसके नाजायज संबंधों के बीच में रोड़ा बन रही है। यही सोचकर उसने अपनी बेटी को रास्ते से हटाना चाहा और 2 मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया, जिसकी उससे दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पूरी छानबीन करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की छानबीन जारी है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। वहीं अयोध्या से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां ग्राम पंचायत भवन को सार्वजनिक कार्यक्रम भवन में तब्दील कर दिया गया। लेकिन क्यों, बता रहे हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। मुख्यमंत्री जो है ग्रामों में जो ग्राम पंचायत भवन बनवा करके जो है वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको सुविधा दे रहे हैं कि किसी प्रकार की जो आय है, जाति है, निवास है या परिवार रजिस्टर की नकल है, उनको लोगों को जो है पंचायत भवन में उपलब्ध होगी। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है पंचायत भवन में जो है यहाँ पे बारातें रुक रही हैं और लोगों को यहाँ पे जो गाँव में शादियाँ होती हैं यहाँ पे साफ तौर पर देखी जा रही है। और इस समय इंडिया वॉइस की टीम जो है ग्राम पंचायत भवन रौजा गाँव में है। मैं यहाँ कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाई किया, देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत रौजा गाँव है और यहाँ पे जो है ग्रामीणों को सुविधाएं मिलती हैं आय से लेकर के, और निवास प्रमाण पत्र है और जो क्या बोलते हैं परिवार रजिस्टर है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ परिसर में जो है गंदगी भी फैली हुई है और यहाँ पे जो बारात रुकती है और बारात जब रुकती है तो यहाँ पे जो लोग भी हैं यहाँ पे देख सकते हैं अंदर की भी स्थिति मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि अंदर जो ये स्थिति है ग्राम पंचायत भवन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शादियों का सामान अभी रखा हुआ है, हलवाई जो है यहाँ पे लगे हुए थे और चारों तरफ जो है परिसर में गंदगी फैली हुई है। और जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री का आदेश भी है कि यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत सचिव है, प्रधान है, यहाँ पे बैठ करके ग्रामीणों की समस्याओं को सुने, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है कि इस तरीके के जो गैर जिम्मेदार प्रधान है ग्राम पंचायत भवन में इनको जो है इनको बारात रुकानी पड़ी है। वजह है कि यहाँ पे बारात घर भी नहीं है और ग्राम प्रधान के अनुमति पे जो है यहाँ पे ग्राम पंचायत जो सचिवालय बना हुआ है उसमें यहाँ पे रुकाई गई है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस तरीके का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत का भवन जो बना हुआ है उसमें जो है ग्रामीणों को सुविधाएं मिले और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो रुदौली विकास खंड का जो ग्राम पंचायत रौजा गाँव है उसमें जो है यहाँ पे बारातें रुकती हुई नजर आ रही हैं, ग्राम सचिवालय का काम कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना वाला होगा कि ग्राम पंचायत के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ यहाँ पे क्या कार्रवाई होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। वहीं उत्तराखंड में पंचायत के चुनाव कराने में असक्षम सरकार के प्रशासकों को नियुक्त कर दिया गया है और ऐसे में जिस पर कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। क्या कुछ है ये आरोप, बता रहे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। उत्तराखंड में लगातार हो रहे हादसों से सबक लेते हुए अब परिवहन विभाग भी कमर कस चुका है। यानी कि सख्ती या परिवहन विभाग की तरफ से भी की जा रही है, वे पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से शराब के नशे में लोग गाड़ी चलाते हैं उससे कहीं ना कहीं हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस पर अब सख्ती करते हुए परिवहन विभाग ने 8 टीमें गठित की हैं और ये 8 टीमें पूरे दिन और रात यानी कि 24 घंटे कहीं ना कहीं सड़क पर चेकिंग करती हुई नजर आएंगी। और एक चेकिंग अभियान परिवहन विभाग की तरफ से चलाया गया है, जिसमें परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने साफ तौर पर बताया है कि एक चेकिंग अभियान चलाया गया है, क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। और अब परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं सुनील शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी व्यक्ति रात को या दिन में नशे की हालत में गाड़ी चलाता हुआ नजर आएगा उसको सीधा सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। यानी
कि उसको सीधा जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। और वहीं इसके साथ ही कहीं ना कहीं कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए भी एक नसीहत परिवहन अधिकारी ने दी है कि यदि वो रात के समय में कहीं पर भी गाड़ी चलाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो शराब के नशे में है या फिर ओवर स्पीडिंग में है, तो उनकी भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि उनके परिजनों को मौके पर ही फोन करके बुलाया जाएगा और उनसे कारण पूछा जाएगा कि आखिर उनका बच्चा देर रात सड़कों पर क्या कर रहा है। यदि उनके नॉलेज में नहीं है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं परिजनों को भी इसका हर्जाना भरना होगा। अब देखिएगा कि अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस तरह की सख्ती के बाद किस तरीके से हादसों पर रोक लगती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि परिवहन विभाग हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, लगातार अब सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि देहरादून के जो एसएसपी हैं अजय सिंह, वो भी सड़कों पर कहीं ना कहीं अभियान छेड़े हुए हैं और लगातार छात्र छात्राओं की चेकिंग कर रहे हैं जो रात को नशे की हालत में चलते हैं। और यदि कोई नशे की हालत में मिलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। इंडिया वॉइस, धनराजगढ़, देहरादून। वहीं ताजमहल में जलाभिषेक को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, बता रहे हमारे संवाददाता जिशान अहमद। महीने में ताजमहल को लेकर हिंदूवादी नेता अजय तोमर के द्वारा आगरा के लघुवाद कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें अजय तोमर ने ये मांग की थी कि सावन के महीने में जलाभिषेक, दूताभिषेक और हिंदू त्योहारों पर ताजमहल के अंदर पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए, जिसमें एएसआई को प्रतिवादी बनाया गया था। जिसमें पिछली तारीख में मुस्लिम समुदाय से सैयद इब्राहिम जैदी ने अपील कोर्ट में पक्षकार बनने की अपील की थी, जिसमें कोर्ट में आज सुनवाई हुई और एएसआई ने मुस्लिम समुदाय से इब्राहिम जैदी के पक्षकार बनने पर आपत्ति जताई है। वहीं कोर्ट ने 16 दिसंबर की अगली तारीख तय की है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस मामले पर क्या निर्णय लेता है, क्या मुस्लिम पक्षकार को बनने की अनुमति मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी उमर के साथ जिशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। वही खबर लखनऊ से है, जहां इरफान सोलंकी की पत्नी सपा विधायक नसीम सोलंकी ने शपथ ग्रहण किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। संभल बवाल मामले में समाजवादी पार्टी के हमले लगातार तेज होते दिख रहे हैं। संभल में पूरी कागज पर पुलिस द्वारा दस्तखत कराने के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि पुलिस ने जिस तरह से पीड़ितों से पूरे कागज पर दस्तखत करवाए हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल लगातार संभल बवाल खबर हापुड़ से है, जहां संभल में हुए बवाल के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने नेता संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर हापुड़ पुलिस भी अलर्ट में है। और क्या कुछ है ये पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। संभल में हुई हिंसा के बाद हापुड़ पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, आज सुबह से ही चर्चा थी कि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी संभल जाने वाले हैं। हापुड़ पुलिस इस सूचना को लेकर लगातार अलर्ट पर थी। अभी तक सांसद राहुल गांधी तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन केरल की पार्टी मुस्लिम लीग के 5 सांसद छिजारसी टोल पर पहुंचे थे और संभल जाने का प्रयास कर रहे थे। हापुड़ पुलिस ने इन 5 सांसदों को छिजारसी टोल टैक्स पर रोक लिया और उन्हें रोककर संभल जाने नहीं दिया गया है और उन्हें वापस कर दिया गया है। आपको बता दें, संभल में हुई हिंसा के बाद लगातार हापुड़ पुलिस अलर्ट मोड पर है और साथ ही जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो संभल जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हापुड़ से गुजरकर किसी भी नेता को संभल के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। 2 दिन पहले भी सांसद चंद्रशेखर आजाद भी हापुड़ से होकर संभल जाना चाहते थे, लेकिन हापुड़ पुलिस ने उन्हें छिजारसी टोल पर रोका और उसके बाद वापस कर दिया है। और अब केरल की पार्टी मुस्लिम लीग के 5 सांसदों को भी छिजारसी टोल पर रोका गया है और वापस भेज दिया गया है। कैमरामैन संजू सैनी के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। रिपोर्टर लाइव में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते हैं आगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल बवाल मामले में फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर कई आरोप भी लगाए। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। संभल बवाल मामले में समाजवादी पार्टी के हमले लगातार तेज होते दिख रहे हैं।
संबल में कूड़े कागज पर पुलिस द्वारा दस्तखत कराने के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि पुलिस ने जिस तरह से पीड़ितों से कोरे कागज पर दस्तखत करवाए हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल लगातार संभल बवाल मामले में समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद पुलिस कर्मियों पर हमले बोल रहे हैं और जिस तरह से यह मामला हुआ उसमें पुलिस की भी अहम भूमिका सपा प्रमुख अखिलेश यादव बताने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। अब एक नया मामला सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि पुलिस वालों ने मृतक परिजनों से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए और अपने साथ वह कागज लेकर चले गए। कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस वालों ने पीड़ितों को यह धमकी दी कि वह मीडिया में कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेहद नाराज हुए और उन्होंने ऐसे पुलिस वालों पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की मांग सरकार से किया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि पुलिस अपनी इस कार्यशैली से बाज आए जिससे पीड़ितों का पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव संभल बवाल के बाद लगातार योगी सरकार और योगी की पुलिस पर लगातार हमला बोल रहे हैं और साथ ही साथ यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सरकार का हाथ है, सरकार ने जानबूझकर यह दंगा कराया। फिलहाल जांच अब तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह से हमले बोले जा रहे हैं, इन हमलों में कितनी सच्चाई है यह जांच में साफ हो जाएगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर शाहजहांपुर से है, जहां डीएम ने सरकारी धान खरीद में किसानों को हो रही परेशानी को लेकर सख्त निर्देश दिए। क्या कुछ निर्देश दिया गया है, पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सैयद रिजवान। यूपी के जिला शाहजहांपुर में धर्मेंद्र प्रताप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बताया गया जो सरकारी धान खरीद फरोख्त है उसमें किसी किसान को कोई भी परेशानी ना हो, उसमें जो भी व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद हो। और ये भी कहा गया है जो भी केंद्र खाद्य अधिकारी द्वारा बताया गया 171 केंद्र बनाए गए, क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सभी किसानों को बड़ी प्यार से बैठाला जाए, वहाँ पानी की व्यवस्था की जाए और उनके जो भी धान लाएं और कोई भी वापसी ना जाए। और ये भी बताया कि सुबह समय 9 बजे प्रातः से शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक बिक्री होगी। और जी हाँ, मैं यह भी बता दूं, ये बताया गया धान के जो रेट हैं वो जो ए ग्रेड के धान है वो 2320 रुपये कुंटल, अन्य धान 2300 रुपये कुंटल। जी हाँ, मैं ये भी बता दूं, जिला अधिकारी की अभी अध्यक्षता में जो बताया गया सभी केंद्रों पर बैनर लगाए जाएं, जो भी धान खरीद होगी उसका पेमेंट 48 घंटे के अंदर आएगा, इसका पूरा प्रचार प्रसार किया जाए। और जिलाधिकारी ने यही बताया जो भी धान लेके बेचने आए उसे कोई भी परेशानी ना होना चाहिए, उसके पीने का जल की व्यवस्था होना चाहिए, बैठने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। और कोई भी अगर किसी से बदतमीजी या कोई भी इस तरीके की शिकायत आती है तो गुणवत्ता जो भी कार्रवाई अमल में होगी वो लाई जाएगी। इसीलिए किसान को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। जो भी धान की बिक्री हो या गेहूं की हो, इसका टाइम बताया गया 1 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक के लिए समय निर्धारित है, जिसमें सभी लोग अपना इसमें लाके बेचें। शाहजहांपुर से इंडिया वाइज। वहीं कानपुर देहात में महाकुंभ के दौरान 11 फैक्ट्रियां बंद रहेगी। 16 दिनों तक इन फैक्ट्रियों का संचालन बंद रहेगा, लेकिन क्यों, बता रहे हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। होने वाले महाकुंभ को लेकर सरकार सख्त है और यही वजह है कि शासन के निर्देश पर कानपुर देहात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कानपुर देहात की 11 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज में कुंभ के दौरान 11 शाही स्नान होंगे। इस दरमियान कानपुर देहात की 11 फैक्ट्रियां 13 दिनों के लिए संचालित नहीं हो सकेंगी, क्योंकि कानपुर देहात एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां ऐसी फैक्ट्रियां भी हैं जो तमाम दूषित जल डिस्चार्ज करती है, जो अन्य नदियों के माध्यम से गंगा नदी तक पहुंचता है और उसकी शुद्धता में कोई सवाल न खड़े हो, जिसको लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है।
जिसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सख्त है और कानपुर देहात की 11 फैक्ट्रियों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब यह फैक्ट्रियां 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक बंद रहेंगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन क्यों, बता रहे हमारे संवाददाता जिशान अहमद। आगरा में कमिश्नरेट लागू होने के बाद अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जनपद आगरा में सोने की टप्पेबाजी करने वाला गैंग सक्रिय था। वह कई थाना क्षेत्रों में टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। वहीं थाना हरिपर्वत क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ इस गैंग ने सोने की टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद तहरीर के आधार पर थाना हरिपर्वत में मुकदमा दर्ज किया गया और टीमों का गठन किया गया। जिसके बाद आज हरिपर्वत पुलिस और टीमों ने इस घटना का अनावरण किया है। वहीं आपको बता दें, टप्पेबाजी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके पास से 2,05,000 रुपए आगरा पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं वो 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको जेल भेजने का काम आगरा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। वहीं आगरा में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। वहीं कर्ज में डूबे युवक ने कर्ज से उभरने के लिए 11 साल के मासूम का अपहरण कर लिया और 5 लाख रंगदारी नहीं मिलने पर उसने मासूम के साथ क्या कुछ किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। फिल्मी अंदाज में युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाले 11 साल के ओसामा की जान ले ली। पूरा मामला मंगलवार का है, जहां पर बारात देखने गए ओसामा को उसी के मोहल्ले में रहने वाले आसिफ ने बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पूरा मामला जब कोतवाली पहुंचा और तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि मोहल्ले में ही रहने वाला युवक आसिफ उसको फोन करके बहला फुसला के बुला के अपने साथ ले गया है। आपको बता दें, घर के परिजनों के पास घंटी बजती है और उनसे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। और आसिफ इतना शातिर था कि मोहल्ले में ओसामा के परिजनों के साथ मिलकर ओसामा को ढूंढने में भी लगा था, जिससे परिवारजनों को शक भी ना हो सके कि असली कातिल नहीं है। आप बता दें, कार ट्रेस के आधार पर पुलिस ने उसे धर दबोचा और उससे पूछताछ में उसने खुलासा किया कि 5 लाख रुपए का लोन वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू आरक्षित वर्ग के छात्रों ने सड़क पर उतरकर महा हस्ताक्षर अभियान चलाया है, लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जे के बाद सुर्खियों में है। उसी के चलते अमूवी छात्र आरक्षण मोर्चा के तले आज सेंटर पॉइंट पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें हिंदू छात्रों के द्वारा सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान को चलाया गया, जिसमें उनकी साफ तौर से मांगे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिस तरीके से अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया गया, उसी के चलते SC, ST और OBC को भी इसमें आरक्षण दिया जाना चाहिए। उसी के चलते उनका एक नारा भी है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो आरक्षण लेकर रहेंगे। इसी के चलते उनके द्वारा सेंटर पॉइंट पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हिंदू छात्र छात्राओं और हिंदू नेताओं के द्वारा इसके अंदर सम्मिलित किया गया और इसमें हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसी के साथ हिंदूवादी छात्र नेताओं के द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा एक 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन संबंधित अधिकारी को दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर उनकी मांग है कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त हो, उसी के चलते SC, ST, OBC को भी इसमें दर्जा दिया जाना चाहिए। अलीगढ़ से साफ तौर पर हिंदू नेताओं के द्वारा यह भी कहा गया कि जिस तरीके से आज हमारे द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है और वह भी ये चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाई आजकल तमाम चीजें डिजिटल हो रही है, इसका असर शादी के न्योता पर भी होने लगा है। लोग अब डिजिटल न्योता लोगों को भेज रहे हैं। अब इसमें भी नया स्कैम सामने आया। क्या कुछ है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग।
आजकल जमाना डिजिटल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि चाहे शादी का कार्ड हो या फिर अन्य कोई फंक्शन हो, तमाम कार्ड कहीं ना कहीं डिजिटल भेजे जाते हैं। और कहीं ना कहीं उससे अब जैसे जैसे जमाना डिजिटल होता जा रहा है वैसे वैसे ठगी के मामले भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितना डिजिटल होता जा रहा है उतने ही ठगे कहीं ना कहीं सक्रिय हो रहे हैं। और एक नया स्कीम निकल कर सामने आया है कि आपको एक शादी का कार्ड भेजा जाता है और शादी के कार्ड व्हाट्सएप पर आपको ये भेजा जाता है, और उसके माध्यम से जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा डाटा है, पूरा एक्सेस है, वो ठगों के पास चला जाता है और ठग उससे आपको ब्लैकमेल भी करने लगते हैं। और ब्लैकमेल के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके जो खाते की पूरी धनराशि है वो भी हड़पने का काम करते हैं। इसको लेकर अब एक नया स्कीम शुरू हुआ है। हालांकि जो स्टेप के एसएसपी हैं उन्होंने सभी जनता से अपील भी की है कि इस तरह के स्कीम से बचने के लिए वो थोड़ा सावधान हो, जागरूक हो, क्योंकि जब भी आपको कोई इस तरह का निमंत्रण मिलता है शादी का या फिर बर्थडे पार्टी का, तो वो आपको कोई जानने वाला ही देगा, ना कि कोई अनजान आदमी। तो अनजान नंबर से कोई भी इस तरह का जो निमंत्रण है उसको डाउनलोड ना करें, क्योंकि उसको खोलते ही आपकी पूरी जानकारी कहीं ना कहीं ठगों के पास चली जाती है और आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं जनता को ही जागरूक होना होगा, क्योंकि लगातार एसटीएफ इस तरह के ठगों को गिरफ्तार भी कर रही है और उन पर पैनी नजर भी एसटीएफ के द्वारा बनाई जा रही है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को भी जागरूक जरूर रहना होगा। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।